going to do a very simple topic today, that's atomic mass and molecular mass. ठीक है, इस टॉपिक की एप्लीकेबिलिटी क्या है, आपको बेसिकली मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए. थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे, एमसीक्यूज डायरेक्ट ये एमसीक्यू आया हुआ है इसलिए आई हैव रिटन इट हियर. अदरवाइज एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास की इससे ज़्यादा एप्लीकेबिलिटी नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम एटॉमिक मास पे. ठीक है, एटॉमिक मास का मतलब क्या है. ठीक है, एटॉमिक मास मींस एटम का मास. ठीक है, अब एटम में क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो तो बहुत छोटा है. ठीक है, तो हम उसका मास इग्नोर कर सकते हैं. So when you talk about mass of an atom, you are basically taking the mass of protons and neutrons और उनका मास जो है almost same होता है. ठीक है, so 0.001 डेसिमल प्लेस के ऊपर, that is थर्ड डेसिमल प्लेस है, उसके ऊपर ही थोड़ा सा फर्क होता है. ठीक है, so अब एटॉमिक मास अगर हम कह रहे हैं कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऐसा असली में नहीं होता. ठीक है, so they are atomic mass units. अब क्या है कि अगर मैं मास निकालने बैठ जाऊं हाइड्रोजन का, ठीक है, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल. सबसे छोटा एलिमेंट हाइड्रोजन. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये है. ठीक है, क्विकली एक बार ये भी देख लेते हैं. किसी एलिमेंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ऐसे रिप्रेजेंट करते हो जहां x क्या होता है, उसका सिंबल होता है, z क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है, एंड ए क्या होता है, उसका एटॉमिक मास होता है. ठीक है, एटॉमिक नंबर इज बेसिकली योर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर आपका एटम जो है वो एक इंडिपेंडेंट या इंडिविजुअल स्टेट में है, दैट इज आयनिक स्टेट में नहीं है. और ए क्या होता है, एटॉमिक मास, इट इज टेक्निकली इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स. ठीक है, तो अब हम आते हैं, जैसे एक छोटा एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे सोडियम है. ठीक है, वी रिप्रेजेंट इट एज 11 and 23. इट हैज 11 प्रोटॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 12, दैट इज 23 minus 11. ठीक है, सो अब आते हैं हम हाइड्रोजन पे. ठीक है, हाइड्रोजन इज 1 इट इज टेलिंग यू इट हैज 1 प्रोटॉन. तो एक हाइड्रोजन एटम का मास, सो मास of one hydrogen atom is going to be, it has only one proton, it has no neutron, it's basically going to be mass of one proton, 1.67 into 10 raised to power minus 27 kgs. ठीक है, so it is that small. और आपको नेगेटिव एक्सपोनेंट्स में इसकी कैलकुलेशंस करनी पड़ रही हैं. ठीक है, so it is very tedious to actually theoretically as well as practically work on such exponential numbers, such decimal numbers. ठीक है, तो साइंटिस्ट ने शुरू में कहा कि अगर हाइड्रोजन के एक एटम का मास अगर मैं 1 यूनिट ले लूँ, ठीक है, नॉट 1 ग्राम, 1 यूनिट ले लूँ, तो बाकी एलिमेंट्स का मास कैसे निकलेगा. अगर मैं एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, देन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट वुड बी mass of one atom of element over mass of one atom of hydrogen. ठीक है, कि मतलब अगर हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 है, तो दूसरा जो एटम है उसके एलिमेंट, उसका एटॉमिक मास क्या होएगा कि वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कितना भारी है. जब साइंटिस्ट ने ये फॉर्मूला डाला तो तभी भी काफी सारे एलिमेंट्स के, इस फॉर्मूला को डालने के बाद भी बहुत सारे एलिमेंट्स के मास जो थे वो डेसिमल्स में आ रहे थे. ठीक है, तो उन्होंने कहा ऐसे करते हैं, हम हाइड्रोजन के एक एटम को स्टैंडर्ड नहीं लेते. सो नेक्स्ट दे पिक्ड अप ऑक्सीजन. तो उन्होंने हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन ले लिया. ठीक है, अब ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है, ऑक्सीजन इज 816. ठीक है, तो उसने कहा अगर इसमें 16 है प्रोटॉन्स तो एक कितना हुआ, 116. ठीक है, सो अब मैं अगर ऑक्सीजन के लिए ये सेम फॉर्मूला, मतलब अगर मैं ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड लेके चलती तो
मेरा एटॉमिक मास किसी एलिमेंट का क्या होता, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट ओवर 1/16 द मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी हाइड्रोजन के, कार्बन के, कुछ एलिमेंट्स के, मतलब हाइड्रोजन से तो कम, जब ऑक्सीजन पिक किए तभी भी काफी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास आपके डेसिमल्स में आ रहे थे या फ्रैक्शंस में आ रहे थे। सो देन दे टुक कार्बन एज द स्टैंडर्ड, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर मैं मास की एक यूनिट को डिफाइन करती हूँ, दैट इज वन एटॉमिक मास यूनिट को अगर मैं डिफाइन करती हूँ 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन एटम, तब मैं बाकी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकालूंगी तो मेरे काफी सारे एलिमेंट्स के मासेस जो हैं होल नंबर्स हैं, ठीक है। सो इफ वन एटॉमिक मास यूनिट is 1/12 the mass of one carbon atom, then only my oxygen is 16 atomic mass units, hydrogen is 1 atomic mass unit. So कहने का मतलब है कि एक ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम्स नहीं होता, ठीक है, राइट। सो इट इज 16 एटॉमिक मास यूनिट्स, जहां एक एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, आपका मास ऑफ वन प्रोटॉन, ठीक है। सो टेक अवे फ्रॉम दिस इज कि आपको ये ऐसे करके जेई में ऑप्शंस आई हुई हैं, ठीक है। दिस क्वेश्चन हैज कम 2-3 टाइम्स इन योर जेई एंड आल्सो इन योर एनडीए एंड नीट, दैट इज द करेक्ट वे ऑफ डिफाइनिंग वन एटॉमिक मास यूनिट या एटॉमिक मास। व्हाट इज एटॉमिक मास? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। सो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, आपको बस यहीं तक याद रखना है, इसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं आएगी। प्रैक्टिकली जो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आप एटॉमिक मासेस जो आपने किए हैं वही यूज करोगे, ठीक है। वो कैसे डिराइव किए, ऐसे डिराइव किए, इस पे क्वेश्चन इसके अलावा कोई नहीं आएगा। सो यू जस्ट नो दैट आपने कैसे डिराइव किया अपने एटॉमिक मास यूनिट, ये वाली ऑप्शन है। सबसे पहले हाइड्रोजन यूज की गई, उससे भी काफी सारे एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास थे डेसिमल्स में आ रहे थे, ऑक्सीजन से थोड़े से कम आ रहे थे, बट कार्बन से मिनिमम एलिमेंट्स के एटॉमिक मास डेसिमल में आ रहे थे, काफी सारे जो थे वो होल नंबर्स में आ रहे थे, ठीक है। सो दिस वन यूनिट, वन एटॉमिक मास यूनिट क्या है, 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एक छोटा सा टॉपिक। अब आगे आते हैं हम फ्रैक्शनल एटॉमिक मास पे। डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं आपको इस पे। सो यू कम टू फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, ठीक है। नाउ फ्रैक्शनल एटॉमिक मास कॉन्सेप्ट तब एग्जिस्ट करता है जब एक एलिमेंट्स के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं और वो आइसोटोप्स की अबंडेंस जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव क्लोरीन 1735 एंड यू हैव क्लोरीन 1737, दीज आर द टू आइसोटोप्स, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रही हूँ यहाँ, दे आर द टू आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। आइसोटोप्स क्या होते हैं, दे आर एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर। इसका मतलब क्या है, दे आर बिलोंगिंग टू सेम एलिमेंट, ठीक है, बट डिफरेंट एटॉमिक मास। इसका रीजन क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। So let's come back to the example. अब क्लोरीन 1735 and 1737, ठीक है, इनका एटॉमिक मास अलग है। इसकी अबंडेंस है लेट्स से 75% और इसकी अबंडेंस है 25%। मैं आपको समझाने के लिए होल नंबर्स ले रही हूँ, ठीक है, राइट। सो नाउ इसका हम क्या निकालेंगे, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। तभी क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 लिया जाता है, ठीक है। वो कैसे लिया जाता है, सो द एवरेज एटॉमिक मास या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज गोइंग टू बी, कैसे निकालोगे, जो पहले वाला मास है
इंटू उसकी अबंडेंस, ठीक है। सो पहले वाला मास और उसकी अबंडेंस, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाला मास और उसकी अबंडेंस ओवर जो टोटल उसकी अबंडेंस है, ठीक है, विच इज गोइंग टू बी 100%, ठीक है। सो पहले वाला मास उसके बाद इंटू उसकी अबंडेंस प्लस दूसरा मास इंटू दूसरी अबंडेंस प्लस टोटल अबंडेंस। इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज वेटेड एवरेज कहते हैं इस मेथड को, ठीक है। दिस इज नॉट अ सिंपल एवरेज, इट इज वेट, दिस इज नोन एज वेटेड एवरेज, ठीक है। अगर किसी ने पढ़ा हो, इट्स बेसिकली W1x1 प्लस W2x2 ओवर W1 प्लस W2, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं हमारा आंसर आ जाता है 35.4555 ऐसे करके, ठीक है। सो हम नियरली इक्वल टू 35.5 ले लेते हैं क्लोरीन का मास। सो 1 एटम ऑफ क्लोरीन इज 35.5 AMU, एटॉमिक मास यूनिट्स, ठीक है, क्लियर है। सो इस पे आई एम गोइंग टू पोस्ट सर्टेन न्यूमेरिकल्स इन द व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपने करने हैं, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड कॉन्सेप्ट जो हमने आज सीखना था दैट वाज मॉलिक्यूलर मास। सेकेंड कॉन्सेप्ट इज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। सो मास अगर हम इसको टेक्निकली डिफाइन करें, वैसे तो बड़ा आसान है निकालना कि सारे एलिमेंट्स के ऐड कर दो, ठीक है। जैसे हम H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो कैसे आता है 2 × 1 प्लस 16, हाइड्रोजन इज 1, ऑक्सीजन इज 16, कितना आ जाता है 18 एटॉमिक मास यूनिट्स या 18 U, क्लियर है। बट अगर आप इसको डिफाइन करोगे टेक्निकली तो कैसे करोगे? जो हमने एटम एटॉमिक मास की डेफिनेशन ली थी, क्या ली थी? मास ऑफ वन एटम, तो यहाँ क्या हो जाएगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ओवर 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। एप्लीकेबिलिटी इस डेफिनेशन की कहीं नहीं है, आपने यही अपना बेसिक मेथड यूज करना है, ठीक है। सो उसी तरह अगर आपने H2SO4 का निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? सो इट्स गोइंग टू बी 2 × 1 प्लस सल्फर इज 32, ऑक्सीजन कितने हैं 4 हैं, तो 16 × 4। एक हाइड्रोजन 1 है, कितने हाइड्रोजन है 2, सो 2 × 1, एक सल्फर है सो 32, ऑक्सीजन कितने हैं 4, सो 16 × 4, सॉल्व करो कितना आ रहा है 98। उसी तरह बेंजीन देखते हैं, ठीक है, कितना हो गया 12 × 6, ठीक है, एक कार्बन 12 है, हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर 6, प्लस एक हाइड्रोजन है, सॉरी 1 इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर देयर 6, सो 12 6 is 72 and 6 78, ठीक है, राइट। सो take out the atomic mass of these, copper sulfate into 5H2O, NH4 Cl, glucose, ठीक है, oxalic acid, got it, then नाइट्रिक एसिड, ठीक है। सो ये आपने सॉल्व करके मुझे अपना होमवर्क भेजना है। सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू टेक आउट द मॉलिक्यूलर मास, राइट। सो आई एम गोइंग टू सेंड यू होमवर्क फॉर दिस सर्टेन क्वेश्चंस एंड प्लस यू हैव टू डू दिस, right, and please send in your homework in the WhatsApp group, do not forget, even if you understood it, at least I want to see if you're doing it. Thank you. This is a very small topic, so here we are going to talk about relationship between molecular mass and vapor density, ठीक है। What is vapor density? Vapor density is density of some amount
of a gas over density of same volume of hydrogen gas at same temperature and pressure. ठीक है, सो बेसिकली इट्स अ रिलेटिव टर्म. वेपर डेंसिटी इज जब आप किसी गैस की डेंसिटी आप सेम अमाउंट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस से कंपेयर कर रहे हो एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन यू टॉक अबाउट गैसेस यू ऑलवेज हैव टू मेंशन सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि जो गैसेस हैं दे आर हाईली कॉम्प्रेसिबल. इसलिए जब टेम्परेचर या प्रेशर चेंज होता है तो उसकी वॉल्यूम में काफ़ी ड्रास्टिक फर्क पड़ता है. ठीक है, नाउ यू नो दैट डेंसिटी इज व्हाट? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. सो यू नो दैट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. ठीक है, सो सिंस डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, हम इसी को किसकी रेशो ले सकते हैं? मास ऑफ some amount of a gas over mass of same amount of hydrogen gas. ठीक है, और this could be mass of let's say one molecule of a gas over mass of one molecule of H2 gas. We could also take it as mass of, or you could say molecular mass of a gas over molecular mass of hydrogen gas. ठीक है, now you know that हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास H2 का कितना है? 2 है. सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस इज गोइंग टू बी 2 into वेपर डेंसिटी. ठीक है, ये हम फॉर्मूला सिर्फ एक ही जगह यूज करेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट टॉपिक, एम्पिरिकल फॉर्मूला. ठीक है, जिसमें हमें एक किसी भी कंपाउंड के डिफरेंट एलिमेंट्स की रेशो दी होगी और आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होगा. तो आपको या तो मॉलिक्यूलर मास दिया होगा या वेपर डेंसिटी दी होगी. सो बेसिकली द ओनली टेक अवे दैट यू नीड टू रिमेंबर इज दिस फॉर्मूला, दैट इज मॉलिक्यूलर मास इज 2 into वेपर डेंसिटी. कोई डेरिवेशन कुछ नहीं आएगा इस पे इसके अलावा, बट सो दैट यू डोंट फॉरगेट यू कैन वर्क बैक हाउ इट केम, इसलिए मैंने आपको यहाँ समझाया है. अदरवाइज आपको सिर्फ ये रिलेशनशिप याद रखने की जरूरत है. थैंक यू.